हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 9th के चैप्टर सेकंड पे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी भारत का भौतिक स्वरूप। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं भारत के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि भारत की विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ की भूमि में बहुत अधिक भौतिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ कहीं ऊंचा हिमालय पर्वत है तो कहीं विशाल मैदान, कहीं पठार है तो कहीं पर्वत एवं द्वीप समूह। इसके बाद क्या कहा गया है कि भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और इसे भूमि का बहुत स्थिर भाग माना जाता है। हिमालय व उत्तरी भाग नवीन बनी स्थलाकृतियां हैं। देखिए, ये भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में कहीं विशाल मैदान है, कहीं ऊंचे पर्वत हैं, कहीं मैदान है, कहीं पठार है। तो ये बात तो अगर आपने अपने जीवन में कभी ना कभी तो राष्ट्रगान सुना ही होगा, जो कि है जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल तितरंगा। अब देखिए, इसमें कितने सारे राज्यों के नाम लिए गए हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो ये वाला एक क्षेत्र है। पंजाब सिंध वाला प्रांत कुछ भारत में था, कुछ पाकिस्तान में था। गुजरात ये है और मराठा महाराष्ट्र वाले पार्ट को बोलते हैं। इसके बाद है विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश ये है, और यमुना और गंगा भारत की मुख्य जीवनदायिनी नदियां हैं। तो इस तरह से जब किसी राज्य का पर्टिकुलर नाम लिया जाता है या देश का या महाद्वीप का, वो होता है राजनीतिक विभाजन या राजनीतिक स्वरूप किसी भी स्थान का। वहीं हम भौतिक उच्चावचों की बात करते हैं तो वो कहलाता है भौगोलिक स्वरूप। किसी भी मानचित्र को उसकी दो विशेषताओं के आधार पर देखा जाता है। नंबर एक भौतिक और दूसरा राजनीतिक। राजनीतिक को सिंपल भाषा में हम समझें तो जो वर्गीकरण मनुष्य के द्वारा किया गया है वह राजनीतिक वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा, और भौतिक स्वरूप में आएगा जो प्रकृति ने हमें दिया है, यानी प्राकृतिक तौर पे हमें मिला है, जैसे हिमालय, गंगा का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती सीमाएं, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत एक नवीन स्थलाकृति है जो ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियों से भरी हुई है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये अब हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तब आपको क्लियर हो जाएंगी। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो जलोढ़ किसे कहते हैं? जब नदी अपने उद्गम स्रोत से तीव्र ढाल से बह के मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वो जो नवीन निक्षेप लाती है वो क्या कहलाता है? जलोढ़। अब देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों तथा चौड़ी घाटियों से बना है। भारत का जो दक्षिणी भाग है इस तरह से ये है, येलो कलर में जो शो हो रहा है प्रायद्वीपीय पठार, ये है मरुस्थल, ग्रीन कलर का है ये पूरा उत्तरी मैदान, और ये है हिमालय, और ये जो किनारे वाले भाग हैं ये है तटवर्ती भाग या तटीय द्वीप समूह, और ये भारत के दो द्वीप समूह हैं जिसमें ये है अंडमान निकोबार और ये है लक्षद्वीप। तो देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो ये इनका वर्गीकरण है। यहाँ आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर या फिर कहें कि भारत का भूगोल 9th क्लास से स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली पहले भी कुछ आ चुके हैं चैप्टर, लेकिन यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो बिल्कुल बेसिक है और बहुत प्रश्न यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। और अब हर जगह यानी केंद्र सरकार में भी और राजस्थान सरकार या फिर यूपी सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उनमें भी भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। तो अपनी तैयारी को प्रॉपर ऑन करके एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये किसी भी स्टेट की या फिर सेंट्रल को अलग अलग नहीं है, दोनों की एक जैसी है और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का हो हम विशेष रूप से लेके चलेंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार बार पढ़ें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत एक विस्तृत व नवीन वलित पर्वत है।
ये पर्वत पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। भाई ये आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि पर्वत श्रेणी क्या होता है। जब कई पर्वत चोटियां जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, वो सतत रूप में एक के बाद एक पाई जाती है, तो वो जो विस्तृत रूप में हो जाती है वो कहलाती है पर्वत श्रेणी। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबी है। कश्मीर में तो ये 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ी है। पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए इस क्लासिफिकेशन में कई बच्चे या फिर कहें कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको इसे क्लियरली मान के चलना है। वैसे तो हर वैज्ञानिक ने या फिर कहें हर भूगोलवेत्ता ने अपने आधार पर किया है, लेकिन हम एनसीईआरटी को मान रहे हैं जो कि फैक्चुअल है, तो इसमें हम 3 ही मान के चलेंगे। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, हिमाचल या निम्न हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं महान या आंतरिक हिमालय। यह एक सतत श्रृंखला है, मतलब इस तरीके से कंटिन्यू फैली हुई है। इसमें 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले कुछ शिखर हैं और जो मुख्य हैं वो निम्न है। देखिए सबसे पहले आता है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है और 8848 मीटर ऊंचा है। देखिए अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर भारत की बात आती है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें आंसर होगा कंचनजंगा, या फिर इसे K2 भी बोलते हैं, या गॉडविन ऑस्टिन। तो ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरी है कंचनजंगा जो भारत में है, 8598 मीटर ऊंची है। धौलागिरी नेपाल 8172 मीटर, और ये एक रह गई मकालू नेपाल 8481। नंगा पर्वत भारत में है 8126। अन्नपूर्णा नेपाल 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में 7817 मीटर। कामेड भारत में 7756 मीटर। नमचा बरवा भारत में 7756 मीटर, और गुरुला मंदाता नेपाल में 7728 मीटर। अब आप इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ये स्टार्टिंग की जो 6 हैं, इनकी स्थिति और ऊंचाई याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ऊंचाई तो 3 की तो मस्ट ही है, और लोकेशन तो सबकी ही कर लीजिए, 2 ही हैं, भारत नेपाल। ये असममित वलन है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। क्रोड होता है आंतरिक भाग, यह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। सेकंड जो हिमालय का वर्गीकरण है वह है हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय। तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है। देखिए इस जो हिमालय का निर्माण है यह प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित है, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग है जो वह दृढ़ भूखंडों पर तैर रहा है। ठीक है, तो वो जो दृढ़ भूखंड है वो प्लेट कहलाती हैं, और ये पृथ्वी पर कुल 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें मानी गई हैं, और इन्हीं से पूरी धरती पर पर्वत, पठार, मैदान, सागर आदि तमाम तरह के उच्चावचों का निर्माण होता है। तो उसको समझने के लिए अगर मैं यहाँ वो समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, तो मैं यहाँ उसका लिंक दे दूंगी। प्लेट टेक्टोनिक करके वीडियो है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है, और मैं यहाँ पे भी डाल दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा यहाँ पे साथ की साथ, जिससे कि आपका लिंक बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। वरना आपको हिमालय का ऊपरी वर्गीकरण तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसकी उत्पत्ति की बात करें और संपूर्ण सारे ही भौतिक विभाजन की, कैसे हिमालय के जस्ट नीचे मैदान है, उसके जस्ट बाद पठार पर्वत है, अगल बगल तटीय भाग है, तो वो कैसे बने हैं, तो ये सब आपको प्लेट टेक्टोनिक से समझ में आएगा। वो आप इसके साथ जरूर देखिएगा। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर के मध्य है। यहाँ पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी और महत्वपूर्ण है। तो ये आपको श्रृंखलाएं याद रखनी है कि हिमालय के किस भाग में कौन सी श्रृंखला, कौन सी घाटी, कौन सी पर्वत चोटी है, और इनकी ऊंचाई कितनी है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धौलाधर व महाभारत भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। महाभारत नेपाल में है, धौलाधर भारत में ही है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट और हिमालय का सबसे आखिरी जो भाग है वह है शिवालिक हिमालय।
यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। देखिए ये जो है वह शिवालिक है, इससे थोड़ा ऊपर है वो है मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, और सबसे ऊपर जो है वह है महान हिमालय। कुछ लोग इसको एक ट्रांस हिमालय भी इसका भाग मानते हैं, जो है हिमालय पार। ट्रांस माने होता है परे या फिर दूर, तो हिमालय जैसे ये है तो इसके भी जो ऊपर है इस तरीके से वह ट्रांस हिमालय आ जाता है। लेकिन फिलहाल हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो हम 3 ही मान के चलेंगे। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। देखिए क्या हुआ था, ये जो छोटा सा मैं आपको बता ही देती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि पूरा अगर अपना यूरेशिया महाद्वीप की बात करें तो इसमें ऊपरी भाग यानी यूरोप वाला जो भाग है वह यूरेशियन प्लेट का बना है, जबकि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है वो एक ही प्लेट का बना है, इंडो ऑस्ट्रेलियन नाम से। इस तरह मान लीजिए ये है यूरेशियन प्लेट और इस तरह से है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यूरेशियन प्लेट का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, यानी नीचे की तरफ है, और जो ये वाली प्लेट है यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसका मूवमेंट इस तरीके से है। प्राचीन समय में ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी तो धीरे धीरे जो इन पर जो इनका मलबा था जो नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता था वो यहाँ इस मध्यवर्ती भाग में गिर जाता था। जैसे आज हम मान के चलें कि हमारे घर का ढाल जिधर होता है तो जब कभी हम घर की धुलाई करते हैं तो उस धुलाई के साथ सारा कचरा उस ढाल की तरफ जाता है और हमारे घर के स्लोप से होते हुए रोड पे इकट्ठा हो जाता है। वही सामने हमारे घर के जो सामने घर होता है वहां पे भी होता है कि उस पूरे घर का ढाल रोड की तरफ होता है और सारा कचरा पानी के साथ मिलके रोड पे आ जाता है, तो रोड पे क्या हो जाता है, कचरा जमा हो जाता है। इसी तरह हुआ कि मान लें कि ये सामने वाले का घर है और ये हमारा घर है और बीच में पानी के साथ मलबा आके जमता गया। ये मलबा बहुत भारी था, ठीक है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती गईं और मलबे की मात्रा बढ़ती गई और दबाव के फलस्वरूप ये नीचे धंसता गया। एक समय ऐसा आया जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से बिल्कुल टकरा गईं। फलस्वरूप संपीड़न के कारण ये मलबा कुछ ऊपर उठ गया और कुछ भाग नीचे धंस गया। जो भाग ऊपर उठा वह हिमालय पर्वत बना। ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि हिमालय का एक भाग ऊपर है और 9 भाग नीचे हैं, यानी हिमालय जितना ऊपर दिखाई देता है उसका 9 गुना नीचा है। यानी 8,848 सबसे ऊंची पर्वत चोटी माने तो उसका इंटू 9 कर दीजिए तो वो नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से एक वर्गीकरण है और हिमालय में लगातार 3 बार उत्थान हुआ, इसलिए हिमालय की जो ये श्रृंखलाएं हैं महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक ये बनी है, ठीक है। बाकी आप प्लेट टेक्टोनिक देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत हैं। अब यहाँ आपको जलोढ़ और बजरी से समझ में आ जाएगा कि ये दोनों वो सामग्री हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि इसके एग्जाम्पल हैं। उत्तर से अभी हमने जो विभाजन पढ़ा वो इस तरीके से पढ़ा था, यानी महान हिमालय, मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक, ये था उत्तर से दक्षिण वर्गीकरण। अब हम जो हिमालय का वर्गीकरण पढ़ते हैं वो हम ऐसे पढ़ते हैं इस तरीके से, ये ठीक है। पर ये होगा पश्चिम, ये जो इस तरीके से जो होगा वो होगा पश्चिम से पूर्व विभाजन। ये विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर। तो देखिए बहुत सरल सी भाषा में है ये एग्जाम्पल। विभाजन इसमें किया गया है कि जैसे भारत में जो मुख्य नदी है उनमें से मुख्य नदी तंत्र है, उनमें से एक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः 5 नदियां आती हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सिंधु के अलावा है ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये जैसे जैसे बहती जाएंगी इनमें से सिंधु से सतलज तक का भाग कहलाएगा पंजाब या कश्मीर या हिमाचल हिमालय, ठीक है, जो ये वाला भाग है। फिर सतलज से काली के बीच का भाग कहलाएगा कुमायूं हिमालय, क्लियर। काली से तिस्ता का भाग कहलाएगा नेपाल हिमालय, ये वाला भाग आ जाएगा। और तिस्ता और देहांग, देहांग ब्रह्मपुत्र का ये एक भाग है, असम हिमालय कहलाता है, क्लियर। देखिए ये बताया गया है, सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, सतलज, काली, तिस्ता और ये देहांग है इधर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। बिल्कुल जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बिल्कुल इधर साइड से निकलती है। दिहांग महाखड्ड यानी गॉर्ज,
के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत की हम बात हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो जो हिमालय पर्वत है उसमें दो तीव्र अक्षीय मोड़ पाए जाते हैं। यानी एक तो इस तरफ मोड़ पाया जाता है जैसे अपनी हेयर पिन होती है इस तरीके से, और एक इस तरह पाया जाता है। क्लियर? तो ये कहलाते हैं हेयर पिन बैंड दोनों। तो ये वाला जो भाग है इसके बाद हिमालय यूं सीधे श्रृंखला में चलता है और ये जो पहाड़ियां हैं ये कहलाती हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। इसमें कौन कौन सी हैं? पटकोई बूम, नागा, मीजो, मणिपुर आदि जो पहाड़ियां हैं वो शामिल की जाती हैं। तो ये कई दफा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम। तो पटकोई बूम, नागा बूम, मीजो और मणिपुर हिल्स। अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान की। देखिए इस तरह जो हिमालय का दक्षिणी भाग है और प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग है वो कहलाता है उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। देखिए कोई भी मैदान होगा अगर उसके आसपास कोई नदी बहती है तो वह जलोढ़ मृदा से ही बना होगा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हैं, 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य करती हैं। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करने का। क्यों? क्योंकि वो पर्वतों से आती हैं तो बहुत तीव्र गति से आती हैं और मैदानी भागों में पहुंच के उनकी स्पीड कम हो जाती है, और जो पर्वतीय भागों से वो कटाव करके अपने साथ कंकड़ पत्थर बजरी लाती हैं वो यहाँ मैदानों में जमा करने लगती हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, परिणाम स्वरूप नदी या द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां निचले भाग में गाद इकट्ठा हो जाने के कारण कई भागों में बढ़ जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वितरिका। यानी जब ये नदी अपनी युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में जाती है और इसमें बहुत ज्यादा गाद यानी कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और यह समुद्र में गिरने से पहले इस तरीके से छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं? वितरिकाएं। उत्तरी मैदान का अभी हमने पढ़ा निर्माण। अब हम देखते हैं कि उसके कितने उपविभाग हैं। तो 3 उपविभाग हैं, जिसमें फर्स्ट है पंजाब का मैदान, फिर गंगा का मैदान और लास्ट में ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये यहाँ पर है पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान, मध्यवर्ती भाग में है गंगा का मैदान और भारत के पूर्वी भाग में है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जो पंजाब का मैदान है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बना है, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज आती हैं। तो इनको आपको क्रम से याद रखना है और साथ ही साथ इनके दोआब आते हैं। तो दोआब किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। अब ये जो है इन सबके बीच के आपको दोआब याद रखने हैं। जैसे सिंधु और झेलम के बीच का है सिंधु सागर, चिनाब और झेलम का है छाछ या चाच, रावी और चिनाब का है रचना, व्यास और रावी का है बारी और व्यास और सतलज का है बिस्ट। अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सिंधु सागर जो पहला चिन्ह वो है आपका दोआब जो है झेलम और सिंधु के बीच में। तो सिंधु सागर, सिंधु से इसका नाम बन जाएगा सिंधु और झेलम के बीच का सिंधु सागर। आप इनको नदियों को क्रम से याद कर लीजिए, बाकी आपको दोआब इजीली याद हो जाएंगे। तो आप 2-3 बार बोलिए मेरे साथ, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। बोलिए आप, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, तो आपको ये याद हो जाएंगे। वरना एक बार बैक में करके 2-3 बार बोलिए फिर से, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज। अब हम इनके दोआब याद करते हैं। तो देखिए जो सिंधु और झेलम के बीच का चिनाब होगा, सॉरी दोआब होगा, वो होगा सिंधु सागर। यानी इनमें से किसी एक का नाम लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं झेलम और चिनाब के बीच की। तो झेलम और चिनाब के बीच का कहलाएगा चाज, चिनाब का चा आ गया। ठीक है, तो हो गया चाज, या झंडे वाला भी आप कर सकते हैं, चाज। अब कहलाते हैं रावी और चिनाब के बीच का, तो कहलाएगा रचना, र यहां से लिया और चना, रचना। क्लियर? अब हम बात करते हैं रावी और व्यास के बीच का, तो ये कहलाएगा बारी, बा यहां से और री यहां से, या फिर इसका ही उल्टा कर दीजिए आप, जैसे भी लगे आपको। तो एक दोनों का एक एक वर्ड ले लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं व्यास और सतलज, तो ये हो जाएगा बिस्त, बी यहां से और सत यहां से, तो बिस्त। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है जो आपको याद रखनी है।
नदियों के नाम सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, और दोआब सिंधु सागर चाज रचना बारी बिस्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। तो ये बेसिकली घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच में है, जो कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड तथा कुछ पश्चिम बंगाल में फैला है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो है ब्रह्मपुत्र। पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। बिल्कुल, जो ब्रह्मपुत्र है वो अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम में पूरी तरह बहती है और फिर पश्चिम बंगाल में होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावच के बिना किसी विविधता वाले समतल रूप में की जाती है। सामान्य सी बात है कि मैदान है तो उच्चावच कम ही पाए जाएंगे। उत्तरी मैदान में जो विभिन्नता पाई जाती है उसके 4 भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है वह है भाबर, दूसरा जो भाग है वो है तराई, तीसरा है भांगर और चौथा है खादर। तो देखिए भावर, सबसे पहले नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों में से निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनमें, पर्वतों की जो तलहटी होती है उसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, उन पर गिरती हैं और उनके नीचे चली जाती हैं, यानी दिखाई नहीं देती हैं, मतलब विलुप्त हो जाती हैं। तो वो वाला भाग क्या कहलाता है, भावर। फिर उसके जस्ट आगे तराई होता है, जो कि भावर के ठीक दक्षिण में होता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, रेत और चिकनी मिट्टी ज्यादा मिलती है। तो जो भावर में बड़े कंकड़ पत्थरों के कारण नदियां विलुप्त हो गई थी, अब पुनः तराई वाले प्रदेश में क्या होगा, वो दिखने लगती हैं। क्लियर। तीसरा आ जाता है भांगर, या इसे बांगर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर चूने के निक्षेप पाए जाते हैं और ये वो भाग है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ये प्रश्न बहुत आता है कि बाढ़ के पानी नहीं पहुंच पाता है या फिर प्राचीन जलोढ़ निक्षेप है भांगर। ठीक है। अगर हम बात नहीं, उसके बाद आता है खादर। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे लास्ट में होते हैं खादर, सबसे पहले होते हैं भावर। ठीक है। तो ये आपको क्रम से याद रखने हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। तो ये पूरा जो आपका भाग है ये है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। देखिए, आग्नेय शैल से बना होने का कारण इसका एक ये है कि पहले प्राचीन काल में यहाँ ज्वालामुखी घटनाएं होनी बताई गई हैं। मतलब जब भी भूगर्भ शास्त्री इसका अध्ययन करते हैं तो बताते हैं कि यह ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है। और ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों, जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है लावा, वो आग्नेय चट्टानों का होता है और धीरे धीरे जब उनमें ताप और दाब से कायंत्रण होता है तो रूपांतरित शैल बन जाती हैं। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। भारत का अगर हम सबसे प्राचीन भाग देखें तो वह प्रायद्वीपीय पठार ही है, जो गोंडवाना भूमि के टूटने और अववाह के कारण बना है। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। देखिए, ये पूरा जो भाग आएगा उत्तरी मैदान के नीचे, ये होगा मध्य उच्च भूमि और ये नीचे वाला भाग होगा ये दक्कन का पठार। अब मध्य उच्च भूमि का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले है मालवा का पठार, जो कुछ मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, जो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला है। छोटा नागपुर का पठार ये है, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला है। नेक्स्ट देखते हैं दक्कन के पठार का क्लासिफिकेशन। ये है मेघालय, कार्बी एंगलोंग का पठार। तो ये वाला जो भाग आता है पूरा ये कहलाता है मेघालय, कार्बी एंगलोंग का पठार। उत्तर कचार पहाड़, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये क्रमिक रूप से गारो, खासी और जयंतिया हैं। इनका क्रम आपको पश्चिम से पूर्व याद रखना है। पूर्वी घाट ये है, ये आपको ब्राउन कलर की जो एक लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये वाला भाग जो है ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट और बाकी का दक्कन ट्रैप। अब देखते हैं सबसे पहले मध्य उच्च भूमि। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों में फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। देखिए, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में से निकलती है, फिर गुजरात में बहती हुई और अरब सागर में गिर जाती है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर में अरावली श्रृंखला से घिरी हुई है। इसकी स्थिति अभी हम आपको बताते हैं। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, मतलब इस तरह से बहती हैं। क्लियर। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी सक्रिय है। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार। मालवा पठार का जो पूर्वी विस्तार है वह बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, और बुंदेलखंड और बघेलखंड के भी जो पूर्वी भाग है वो कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज की दृष्टि से सबसे ज्यादा भारत का धनी प्रदेश है, तो इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो ये भारत है, और ये जो क्लासिफिकेशन ये दिया गया है इसको आप एक बार यहाँ पे पॉज करके अच्छे से देखें, फिर प्रीवियस प्रीवियस जो अभी इससे पहले बताया था वो सारा कुछ बताया गया है, वो आप देख सकते हैं। अब दोबारा इसे देखते हैं। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है दक्कन का पठार। पहले था मध्यवर्ती पठार, यह है दक्कन का पठार। यह त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर की बात करें तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर है, और दक्षिण में क्या है, दक्कन का पठार है। उत्तर में चौड़ा आधार सतपुड़ा श्रेणी है। देखिए ये है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। ठीक है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा जो श्रेणी है इस पर ही क्रमशः महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखलाएं आगे विस्तृत हैं, इसका अग्रभाग है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ये पठार जो है ये पश्चिम में ऊंचा है और इधर क्रमशः कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ के नाम से जाना जाता है। देखिए ये प्रश्न कई दफा पूछा जाता रहा है कि मेघालय का पठार किस भारत के भौतिक विभाजन का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार, मध्यवर्ती मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या हिमालय, और अधिकांश लोग हिमालय करते हैं, जबकि ये है दक्कन के पठार का ही प्रादेशिक विस्तार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो जाता है। भ्रंश किसे कहते हैं, एक तरह की दरार जो होती है वो कहलाती है भ्रंश, और विश्व का सबसे बड़ा भ्रंश है सेंट एंड्रियास भ्रंश कैलिफोर्निया में। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतिया। देखिए ये है गारो, ये है खासी, और इसके जस्ट साइड में है जयंतिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। देखिए ये जो दक्षिण का अपना दक्कन प्रायद्वीप है, ये इसके पश्चिमी भाग में है पश्चिमी घाट, और पूर्वी भाग में है ये पूरा का पूरा पूर्वी घाट। इनमें उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट स्थित हैं। देखिए ये है थालघाट, ये वाला, ये है भोरघाट और ये है पालघाट। प्रायद्वीपीय पठार में काली मृदा पाई जाती है जो दक्कन ट्रैप भी कहलाती है। देखिए काली मृदा क्यों बनी है, क्योंकि ये ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है, और ज्वालामुखी से जो आग्नेय चट्टानें निकलती हैं या फिर लावा निकलता है वो धीरे धीरे काली मृदा में कन्वर्ट हो जाता है। और दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं, ट्रैप का सीधे सीधे अर्थ बताऊं तो लावा का पर्तीय रूप में जमाव होना ट्रैप कहलाता है। ठीक है, और चूंकि ये प्लेट्यू के रूप में जम गई हैं इसलिए दक्कन ट्रैप भी कहलाती हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए ये शैल आग्नेय है, ये मैंने भी आपको बता ही दिया है। इन आग्नेय शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है जिससे काली मृदा बनी है। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित है। ये आपका जो है इसके पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली स्थित है, बहुत अधिक अपरदित व खंडित है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है, इस तरह से फैली हुई है। कई दफे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार है, सिंपल तो सबको पता है कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, लेकिन इसकी दिशा नहीं पता होती, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में फैली हुई है, इस तरीके से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट आता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का एक क्लासिफिकेशन किया है जो आपको समझने में हेल्प करेगी। देखिए ये चैप्टर बड़ा था और कई दिनों की बहुत मेहनत से मैंने इसे बहुत ज़्यादा समराइज करके आपके लिए तैयार किया है, लेकिन समरी में मैंने ऐसा नहीं किया है कि चीज़ें कट कर दी हैं, लेकिन ऐसा किया है कि चीज़ें जितना ईजी वे में हो सके वो आपको देने की कोशिश करिए।
तो आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा, और एक बार आपके दिमाग में ये बैठ गया ना पूरा 5-6 क्लासिफिकेशन, तो ये आगे धीरे धीरे बहुत आपकी हेल्प करेंगे। मतलब इंडिया ज्योग्राफी का ये बेस है आपके लिए। तो आप इसे पढ़िए, और जो भी अगर आपकी क्वेरी हुआ करे आप उसे पूछिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट से ऊंचा है और ये पश्चिमी घाट से नीचा है। इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर ही है, जबकि ये मात्र 600 मीटर है। यहाँ पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे सह्याद्री भी कहते हैं इसे। इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण तक बढ़ती जाती है। इसमें कई ऊंचे शिखर हैं, जैसे अनाईमुड़ी, डोडा बेटा। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर और डोडा बेटा की है 2633 मीटर। उड़कमंगल और कोडाईकनाल यहाँ के पर्यटक स्थल है। अब आपको बताना है उड़कमंडल, जिसे ऊटी भी कहते हैं, और कोडाईकनाल किन राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे। पश्चिमी घाट की बात करें तो यह महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक विस्तृत है। ये सतत नहीं, अनियमित है, मतलब कटी फटी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवराय और जावेदी की पहाड़ियां हैं इस तरफ। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मरुस्थल। बहुत ही सुंदर है भारतीय मरुस्थल, कभी मौका मिले तो जिंदगी में जरूर जाना। थार का मरुस्थल भी कहते हैं जिसे। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। देखिए ये है भारत, और भारत में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सीमा से लगता हुआ ये है आपका थार का मरुस्थल। यहाँ वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। यहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण नदियाँ कम ही हैं, और वो भी वर्षा ऋतु में दिखाई देती हैं, बाकी बालू में विलुप्त हो जाती हैं। केवल लूनी नदी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो कि किसी सागर में गिरती है। बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू के टीलों का विस्तार यहाँ पे बहुत अधिक क्षेत्रों में। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बड़ी भू आकृति नहीं है, तो जब हवा चलती है तो अपने साथ बालू को लेके चलती है, और कहीं कोई छोटा मोटा अवरोध, पेड़ या फिर कोई छोटा टीला आ जाता है तो उसके साथ ही अपनी मृदा को जमाव कर देती है, और जहाँ जमाव करती है वहाँ इस तरह की शिलाकृति बन जाती है। देखिए आपको दिखाई दे रही है डायग्राम में, ये इस तरह का टीला है, ये इस तरह मुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरह। तो ये सीप की आकृति का हो जाता है। तो इन्हें इनकी आकृति के आधार पर बरखान, सीप, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो अर्धचंद्राकार टीले क्या कहलाते हैं, बरखान, और लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, और यही क्या कहलाते हैं, तटीय मैदान। इस तरीके से पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है, और इसके 3 भाग हैं। उत्तरी भाग को, जो कि मुंबई और गोवा के बीच स्थित है, कोकड़ मैदान कहते हैं। मध्यवर्ती भाग को कन्नड़ का मैदान, और दक्षिणी भाग को कह देते हैं, जो केरल पे है, केरल के समीप है, मालाबार का मैदान। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान कैसा है, चौड़ा भी है और समतल भी है। इसके उत्तरी भाग को कह देते हैं उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल। यहाँ कई बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं, और चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा की मुख्य नदी है। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। भारत में उड़ीसा महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी अपने आप में बहुत प्रमुख नदी है भारत की, उसके भी दक्षिण में ये स्थित है चिल्का झील। तो आप इसकी लोकेशन अपनी एटलस में देखिए, और अब धीरे धीरे आप जो हमने आज सारी चीजें पढ़ी हैं वो आप एटलस में देखिए। अब हम देखते हैं द्वीपीय समूह। भारत का मुख्य स्थल बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। केरल के मालाबार तट पर स्थित एक लक्षद्वीप भी है, मालाबार तट के पास। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। प्रवाल द्वीप क्वेश्चन बहुत आता है। भारत में 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इन दोनों द्वीपों में से कौन सा प्रवाल से बना है, यानी प्रवाल क्या होते हैं, एक समुद्री जीव होता है जो चूने के निक्षेपों से बनता है, और वो जो होते हैं वो प्रवाल कहलाते हैं या कॉलिप कहलाते हैं, जो मोलस्क वर्ग में आते हैं, जैसे सीप, घोंगा वगैरह होते हैं वो। तो लक्षद्वीप एक ऐसा द्वीप है जो प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसको पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय या अमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। 32 किलोमीटर के छोटे क्षेत्र में फैला है,
और कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय और इसकी राजधानी भी है। पीटली द्वीप, यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहते, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। और ये यहाँ का मैप है। कवरत्ती ये राजधानी मध्य में है और ये केरल की स्थिति है, मतलब मालाबार तट है ये वाला और इससे पास में ही है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार। तो बंगाल की खाड़ी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला में अंडमान निकोबार है। और ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वही सतत रूप में न होकर उसका कुछ भाग द्वीप में समुद्र में जलमग्न हो गया और उसके बाद कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है, वही अंडमान निकोबार के रूप में होता है। ये द्वीप आकार में बहुत बड़े और बहुत बिखरे हुए हैं। इन द्वीप समूहों को दो भागों में बांटा जाता है। जो उत्तरी भाग है इस तरीके से वो है अंडमान और दक्षिणी भाग को कहा जाता है निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं, बिल्कुल वही हिमालय पर्वत श्रेणियों के। तो देखिए अगर हम अंडमान की बात करें तो इसके 4 भाग हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। वही निकोबार है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इस तरह चैप्टर होता है फिनिश। वीडियो आपने पूरा देखा, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।